नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, परिवार आधारित और वंशवादी दलों ने आजादी के बाद देश में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया। केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने के साथ ही जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का आदेश लागू हुआ। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद का मामला वाराणसी जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। भारत को पिछले वित्त वर्ष में अब तक का सर्वाधिक 83 अरब 57 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े कर्मियों ने इस वर्ष मार्च में 15,32,000 की वृद्धि हुई। ये संख्या फरवरी से 20% अधिक है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पटियाला जेल भेजा गया। राजस्व खुफिया निदेशालय और तट रक्षक बल ने लक्षद्वीप तट से 2 नौकाओं से 218 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1,526 करोड़ रुपए। श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे के मंत्रिमंडल में 9 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलिया में नई संसद के चुनाव के लिए मतदान जारी। मौसम विभाग ने आज से पूरे भारत में लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परिवार आधारित पार्टियों ने स्वतंत्रता के बाद से ही देश के लोकतंत्र को भयंकर क्षति पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद और वंशवादी पार्टियों ने भ्रष्टाचार, घोटालों, भाई भतीजावाद और लोकतंत्र के कुप्रबंधन को बढ़ावा दिया और राष्ट्र का मूल्यवान समय नष्ट किया। श्री मोदी राजस्थान के जयपुर में कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद पिछले 8 वर्ष में केवल भाजपा ने ही देश के युवाओं का खोया विश्वास बहाल किया है। श्री मोदी ने विपक्षी दलों पर देश को जाति और मजहब के आधार पर बांटने के प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थों के लिए देश में जहरीला वातावरण बना रहे हैं। ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में जो छोटी मोटी तनाव होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, उसे ढूंढ ढूंढ करके उसमें जहर डालने का काम करते रहते हैं। उस कमजोरियों पर ही खेलते रहते हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी अनिवार्य है कि देश के लोगों को लगातार हमें सावधान करते रहना होगा। इस प्रकार के लोगों से सचेत करना होगा, इस प्रकार के दलों से सचेत करना होगा। श्री मोदी ने भाजपा पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि देश के विकास के मुद्दों के प्रति समर्पित रहें। हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने विकासवाद की राजनीति को देश की राजनीति की मुख्य धारा बना दिया। आज कोई भी चुनाव हो, विकास में विश्वास करने वाले लोग हो या न हो, समाज को तोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हो तो भी, शॉर्टकट ढूंढ करके सत्ता पाने के नुस्खे आजमाने वाले लोग हो तो भी, चाहते हो या न चाहते हो, लेकिन चुनाव में हर किसी को विकास के नाम पर बात करनी ही पड़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको देश के सामने खड़ी चुनौतियों से लड़ना होगा। श्री मोदी ने कहा कि हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं हमें वो पूरी करनी है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। और हम जानते हैं कि इसका मार्ग क्या है। हमारा दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय। हमारा चिंतन है
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सांस्कृतिक राष्ट्रनीति। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाएगी। ये जनसंपर्क कार्यक्रम 30 मई से शुरू होगा। राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद कहा कि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी लाभार्थियों के घरों में रात्रि विश्राम करेंगे। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि राजस्थान विकास के मामले में अन्य राज्यों से पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं और युवाओं के खिलाफ काम किया है। 3.5 साल पहले जिस पार्टी के ऊपर राजस्थान की जनता ने विश्वास करके उन्हें जिम्मेदारी दी यहाँ पर सरकार चलाने की, योजनाएं जमीन तक पहुंचाने की, जनता की सुरक्षा करने की और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की, उसमें राजस्थान की राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही। और ये आंकड़ों के साथ आपको पता है, खास तौर से किसान, महिला और नौजवान यूथ, इनके पूरी तरह से खिलाफ राज्य सरकार ने काम करा है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का चुनाव क्षेत्रों से संबंधित आदेश लागू हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से कल इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। केंद्रीय कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार परिसीमन आयोग का आदेश 20 मई से लागू माना जाएगा। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की। आयोग में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के गुप्त भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर में चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन के अंतर्गत आयोग ने प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया है, जिनमें से 47 कश्मीर संभाग में और 43 जम्मू संभाग में हैं। पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जाति और 7 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं। 2 सीटों पर कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया गया है। आयोग ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए आरक्षित 24 सीटों का परिसीमन नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद मामला वाराणसी जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कल वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के फिल्मांकन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने कहा कि इस मामले की संवेदनशीलता के कारण इसे वाराणसी जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जाता है। कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को कल शाम पटियाला जेल भेज दिया गया। इससे पहले सिद्धू ने माता कौशल्या अस्पताल में स्वास्थ्य की जांच के बाद पटियाला की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। सिद्धू को वर्ष 1988 में रोड रेस के एक मामले में बृहस्पतिवार को 1 साल के सश्रम सजा सुनाई गई थी। भारत निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में उभरा है। ये बात इस तथ्य से साबित हुई है कि पिछले वित्त वर्ष में देश में वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह अब तक सर्वाधिक 83 अरब 57 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उदार और पारदर्शी नीतियों तथा कई और उपायों के कारण इतने बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश हुआ है। भारत अब विनिर्माण क्षेत्र में भी विदेशी निवेश के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। 2020-21 के मुकाबले पिछले वित्त वर्ष में विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 76% बढ़कर 21 अरब 34 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में विदेशी निवेशकों ने सबसे अधिक 25% निवेश किया। इसके बाद सेवा क्षेत्र और ऑटोमोबाइल उद्योग में निवेश हुआ। विदेशी निवेश प्राप्त करने के मामले में कर्नाटक शीर्ष पर है। 2021-22 में वहां कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 38% प्राप्त हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली में सर्वाधिक निवेश हुआ। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में पिछले वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 85% वृद्धि दर्ज की गई। 2014-15 में देश में 45 अरब 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ था, जबकि पिछले 4 वित्त वर्षों में भारत को 301 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े कर्मियों की संख्या में इस वर्ष मार्च में 15,32,000 की वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये संख्या इस वर्ष फरवरी में शामिल हुए 12,85,000 कर्मचारियों की तुलना में 20% अधिक है। कर्मचारियों के मासिक वेतन के विवरण से पता लगता है कि मार्च 2022 में फरवरी 2022 की तुलना में 2,47,000 कर्मचारियों की वृद्धि हुई है। आयु की दृष्टि से आंकड़े बताते हैं कि 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के कर्मचारियों की भविष्य निधि के दायरे में आने की ये सबसे बड़ी संख्या रही है। मार्च 2022 के दौरान इस आयु वर्ग के 4,11,000 लोग कर्मचारी भविष्य निधि में जुड़े। आंकड़े ये भी बताते हैं कि पहली बार नौकरी पाने वाले लोगों की संगठित क्षेत्र में भारी वृद्धि हुई है। राज्यवार आंकड़ों से पता लगता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में सर्वाधिक संख्या में मार्च में कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। इन राज्यों में लगभग 10,14,000 कर्मचारी मार्च के महीने में भविष्य निधि के सदस्य बने हैं। मार्च 2022 महीने में भविष्य निधि संगठन से जुड़ने वाली महिला कर्मियों की संख्या में 3,48,000 की वृद्धि हुई है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। राजस्व खुफिया निदेशालय और तटरक्षक बल के संयुक्त अभियान में लक्षद्वीप के तट से 2 नावों से 218 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1,526 करोड़ रुपए है। राजस्व खुफिया निदेशालय और तटरक्षक बल के अधिकारियों ने विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर ये कार्रवाई की। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, परिवार आधारित और वंशवादी दलों ने आजादी के बाद देश में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया। केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने के साथ ही जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का आदेश लागू हुआ। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद का मामला वाराणसी जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। भारत को पिछले वित्त वर्ष में अब तक का सर्वाधिक 83 अरब 57 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े कर्मियों की संख्या में इस वर्ष मार्च में 15,32,000 की वृद्धि हुई है। ये संख्या फरवरी से 20% अधिक है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को रोडरेज मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पटियाला जेल भेजा गया। राजस्व खुफिया निदेशालय और तटरक्षक बल ने लक्षद्वीप तट से 2 नौकाओं से 218 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1,526 करोड़ रुपए। श्रीलंका में रनिल विक्रमसिंघे के मंत्रिमंडल में 9 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलिया में नई संसद के चुनाव के लिए मतदान जारी। मौसम विभाग ने आज से पूरे भारत में लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया है। हिंदी में ये कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाता है। अभ्यास की 8वीं कड़ी आज रात 9:30 बजे प्रसारित की जाएगी। इस कड़ी का विषय है मानव शास्त्र। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम को भारी सफलता मिली है और देश भर से बड़ी संख्या में प्रश्न प्राप्त हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र विभाग के प्रोफेसर आरपी मित्रा प्रश्नों के उत्तर देंगे। अभ्यास का अगला संस्करण 28 मई को होगा और इसके लिए भारतीय राजनीति विषय का चयन किया गया है। विद्यार्थी अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या abhyas.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि 25 मई है। श्रीलंका में जारी राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्ष ने 9 नए कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई है। राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि अगले सप्ताह नए मंत्रिमंडल में कुछ और मंत्री शामिल किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में संसदीय चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। वहां मतदाता प्रतिनिधि सभा के सभी सांसदों और सीनेट की आधे से अधिक सीटों के लिए सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। चुनाव में सत्ताधारी उदारवादी राष्ट्रीय गठबंधन और लेबर पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है। सीनेट की 76 में से 40 सीटों के लिए भी मतदान हो रहा है। चुनाव परिणाम आज शाम तक आ जाने की संभावना है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैरिबियाई देशों जमैका और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स की यात्रा पूरी कर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा के दौरान इन दोनों देशों की संसदों को संबोधित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये दोनों द्वीपीय देशों के साथ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने के कार्यक्रम में भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति कोविंद जमैका और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स की राजकीय यात्रा पर थे। यह यात्रा इसलिए अहम है क्योंकि यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की इन कैरिबियाई देशों की पहली राजकीय यात्रा थी। दोनों द्वीप राष्ट्र भारत के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बंधन साझा करते हैं। राष्ट्रपति ने वहां मौजूद भारतीय समुदाय से बातचीत भी की। राष्ट्रपति ने यहां युवा क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए 8 क्रिकेट किट भी बांटे। राष्ट्रपति कोविंद द्वारा दोनों देशों में लगाए गए चंदन के पौधे भविष्य में अवश्य ही अपनी सुगंध से द्विपक्षीय संबंधों को महकाते रहेंगे। राष्ट्रपति के विशेष विमान से आकाशवाणी समाचार के लिए अरुण कुमार सिंह। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 26 मई तक दावोस में आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री भी उनके साथ होंगे। भारत अगले वर्ष G20 का अध्यक्ष बनने जा रहा है, इसलिए यह आयोजन महत्वपूर्ण है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए निर्धारित 151 रन का लक्ष्य पीछे करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि नैसकॉम आज एक विशेष पोर्टल लॉन्च करेगा। अहमदाबाद में कल शाम उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से छोटे और मंझोले उद्यमों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि ये पोर्टल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के साथ साथ स्टार्टअप को भी एक मंच पर लेकर आएगा। उपभोक्ता कार्य विभाग ने पत्र लिखकर निबंधकों और राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों को उपभोक्ताओं की शिकायतों का तेजी से निपटारा करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि शिकायतों के निवारण में 2 महीने से अधिक देर होने पर आयोग संबंधित पक्षों से खर्च वसूल सकता है। पत्र में उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कम खर्च में आसानी से और तेजी से उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने पर जोर दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी ओमियो कुमार दास की जयंती है। उनका जन्म 21 मई 1895 को असम के नौगांव जिले में हुआ था। वे लोक नायक के नाम से लोकप्रिय थे। ओमियो सामाजिक कार्यकर्ता थे और गांधीवाद दर्शन में विश्वास करते थे। वे शिक्षाविद और जाने माने लेखक भी थे। ओमियो का लालन पालन उनके नाना लक्ष्मीकांत बरकाकती ने किया, जो स्वयं भी राष्ट्रवादी थे और युवा ओमियो के व्यक्तित्व को उन्होंने बहुत प्रभावित किया। कुदूर कन्न कुजरे परा बार भूया आहिसिले।
ओमियो जब तेजपुर हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो 1905 में बंग भंग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने राष्ट्र की आवश्यकता के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से मजदूरी भी की। उनकी राष्ट्रवादी भावना को कॉलेज जीवन में और मजबूती मिली जब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एनी बेसेंट और अन्य हस्तियों के भाषण सुने। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने आंदोलन में शामिल होने के लिए आसपास के युवाओं को एकजुट करने का कार्य किया। इस आंदोलन के दौरान हजारों विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब और अफीम की दुकानें बंद कराई गई और अदालतों का त्याग किया गया। 1921 में जब ओमियो दरांग जिला कांग्रेस के महासचिव थे तो ये आंदोलन और तेज हो गया। एक बार तो शराब की दुकान बंद कराते समय ओमियो का सामना एक क्रोधित महिला से हुआ जो शराब खरीदने आई थी। ओमियो ने उन्हें शराब पीने के नकारात्मक असर के बारे में समझाया। वो महिला ओमियो से इतनी प्रेरित हुई कि उसने शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। उसके बाद उस महिला ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। ऐसा था ओमियो का नेतृत्व कौशल। जब गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने स्वयं ही युवाओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी संभाली। स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ओमियो को 1937 में असम विधानसभा के लिए चुना गया। उन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी सेवा की। श्रम मंत्री के रूप में ओमियो ने असम के चाय बागान कामगारों के लाभ के लिए चाय बागान कामगार भविष्य निधि की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना के साथ शिक्षा प्रणाली में सुधार। और लोकप्रिय लेखक भी थे। गांधी जीर, जीबोन और आसोमोत महात्मा जैसी पुस्तकों के लेखन के साथ उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ का असमिया भाषा में अनुवाद भी किया, जो मूर सत्य अनीश चबनर काहिनी के नाम से प्रकाशित हुई। 1963 में भारत सरकार ने राष्ट्र के प्रति अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। ओमियो कुमार दास का निधन 23 जनवरी 1975 को हुआ। वे अपने पीछे प्रतिबद्धता और देशभक्ति की विरासत छोड़ गए। आकाशवाणी की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम थाला सिंह को भी स्मरण कर रहे हैं। वे हिमाचल प्रदेश के मंडी के निवासी थे। थाला सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में सैनिक थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान थाला सिंह मलाया में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और हवलदार के रूप में सेवाएं दी। बर्मा के मोर्चे पर 21 मई 1944 को अंग्रेजों से युद्ध के दौरान थाला सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। भारत माँ के महान सपूत को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से पूरे भारत में लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कल लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के कई जिलों में आंधी, तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इन घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु हो गई है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रार्थना की कि उन्हें इस क्षति को सहने की शक्ति प्राप्त हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। श्री कुमार ने घायलों के निःशुल्क इलाज का भी आदेश दिया। राज्य के विभिन्न जिलों में बिजली गिरने और बारिश से संबंधित घटनाओं में 37 लोगों की मृत्यु हो गई है और 13 अन्य घायल हुए हैं। और अब मौसम।
राजधानी दिल्ली में आंधी चलेगी और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, दोपहर में बादल छाए रह सकते हैं। चेन्नई में गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है, तो कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर भारत में श्रीनगर और लेह में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है। गरज के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। गिलगित मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजॉल, गैंगटॉक, कोहिमा, ईटानगर और अगरतला में बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ यहां बौछारें पड़ सकती हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और विशाल, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, वंशवाद की परंपरा लोकतंत्र के लिए सबसे घातक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। पत्र प्रधानमंत्री के हवाले से लिखता है, परिवार ने देश का बड़ा नुकसान किया। 34 साल पुराने रोडरेज मामले में 1 साल की सजा की घोषणा के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के आत्मसमर्पण पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, सिद्धू का नया पता लाइब्रेरी वार्ड, पटियाला जेल, पंजाब। ग्राहकों की शिकायत पर ओला और उबर को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा नोटिस पर अमर उजाला कहता है, देश भर से मिली शिकायतें, 15 दिन में जवाब तलब। दिल्ली हाईकोर्ट का ये वक्तव्य कि मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने पर ऑन स्पॉट फाइन पर करें विचार, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र के अनुसार अदालत का मानना है कि चालान से बढ़ेगा अदालतों पर बोझ। संयुक्त राष्ट्र में अनुचित टिप्पणी पर भारत ने पाकिस्तान को फटकारा। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कश्मीर का मुद्दा छेड़कर इस मंच का दुरुपयोग किया है। राजस्थान पत्रिका की यह खबर चिंता पैदा करती है कि देश में भीषण गर्मी से 140 बड़े बांधों में से 60 का पानी घटा। पत्र आगे कहता है, 10 राज्यों में स्थिति चिंताजनक। राजधानी में अब रोबोट बुझाएगा आग, अमर उजाला सहित अधिकतर अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है, तंग गलियों और भूमिगत फैक्ट्रियों में पहुंचने और सीढ़ियों पर चढ़कर शीशे तोड़कर आग बुझाने में है सक्षम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गढ़ी मांडू सिटी फॉरेस्ट में पहला गौरैया ग्राम विकसित, राष्ट्रीय सहारा की खबर है। पत्र आगे लिखता है, इस गौरैया ग्राम में तितलियों के लिए बनाया गया है नेचुरल हैबिटेट। सबसे महंगी कार 1,105 करोड़ रुपए में बिकी, अमर उजाला सहित ज्यादातर अखबारों में है। पत्र लिखता है, मर्सिडीज के म्यूजियम में ही रहेगी विंटेज गाड़ी, नए मालिक को केवल कभी कभार ही चलाने की मिलेगी इजाजत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, परिवार आधारित और वंशवादी दलों ने आजादी के बाद देश में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया। केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने के साथ ही जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का आदेश लागू हुआ। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद का मामला वाराणसी जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। भारत में पिछले वित्त वर्ष में अब तक का सर्वाधिक 83 अरब 57 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े कर्मियों की संख्या में इस वर्ष मार्च में 15,32,000 की वृद्धि हुई। ये संख्या फरवरी से 20% अधिक है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पटियाला जेल भेजा गया। राजस्व खुफिया निदेशालय तटरक्षक बल ने लक्षद्वीप तट से 2 नौकाओं से 218 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1,526 करोड़ रुपए। श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे के मंत्रिमंडल में 9 मंत्रियों को शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलिया में नई संसद के चुनाव के लिए मतदान जारी और मौसम विभाग ने आज से पूरे भारत में लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।